पोल्ट्री फार्मर के घर में पल रही मुर्गियां दिन ब दिन रहस्यमय तरीके से गायब होती जा रही थी। उसने देखा कि उसके पीछे की दीवार में एक बड़ा सा छेद बना हुआ है। इस इमेज को देखिए। फुल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो खोजकर्ताओं ने यहाँ पर कुल 18 मंजिलें डिस्कवर की थी। इस अंडरग्राउंड शहर में रहता कौन था और इसे आज से सैकड़ों साल पहले क्यों और कैसे बनाया गया था। साल 1963 में टर्की के एक पोल्ट्री फार्मर के घर में पल रही मुर्गियां दिन ब दिन रहस्यमय तरीके से गायब होती जा रही थी। और हैरत की बात यह थी कि न तो मुर्गियों को घर से बाहर जाते कोई देख रहा था और न ही घर के अंदर, और न ही कोई सुराग मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर की मरम्मत करवा रहा था तब उसने एक चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसके पीछे की दीवार में एक बड़ा सा छेद बना हुआ है, ठीक उतना ही बड़ा छेद जिससे कि कोई मुर्गी दीवार के अंदर जा सके। अब शक के चलते उस शख्स ने छेनी हथौड़े से उस छेद को तोड़ना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि उसके पीछे आखिर क्या है। और फिर उसने अचानक देखा कि दीवार के पीछे एक छोटी सी जगह थी जिसके पीछे उसकी मुर्गियां घूम रही थी। मगर जैसे जैसे वो दीवार के पीछे मौजूद उस गुफा के नीचे जाता गया, उसे एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक ढेर सारे कमरे और पैसेजेस मिलते गए। और जब उसे उस जगह का कोई भी किनारा नहीं मिला तो वो आदमी समझा कि वो कोई छोटी मोटी गुफा नहीं खोजी है बल्कि एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सिटी खोज ली। हालांकि इस अंडरग्राउंड शहर में रहता कौन था और इसे आज से सैकड़ों साल पहले क्यों और कैसे बनाया गया था, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, देखते ही देखते वहां गवर्नमेंट एक्सकवेशन टीम पहुंच गई और जब गुफा को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया तो ये पता चला कि उस शख्स का इकलौता ऐसा घर नहीं था जहां गुफा में जाने का रास्ता था, बल्कि इस ड्यूरिंग क्यू शहर के 600 घरों में इस गुफा तक जाने का रास्ता था। और वहां रहने वाले उन लोगों को इन मिस्टीरियस घरों के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या यह एक कोइंसिडेंस था? ये गुफा इतनी बड़ी थी कि यहाँ लगभग 20,000 लोग फैल के पूरे कंफर्ट के साथ रह सकते थे, जिसके लिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो एक्सकवेशन सामने आया, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आप ड्यूरिंग क्यू अंडरग्राउंड सिटी का एक रफ मॉडल देख सकते हैं। और अगर आप इसके फुल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो खोजकर्ताओं ने यहाँ पर कुल 18 मंजिलें डिस्कवर की थी, जो जमीन से लगभग 280 फीट नीचे तक पहुँचती है। ये पूरा अंडरग्राउंड शहर इतना स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया था कि यहाँ शहर के हर हिस्से को कनेक्ट करने के लिए बेहतरीन टनल्स और रास्ते बनाए गए थे। और यहाँ का हर एक चेम्बर इतना स्पेसी था कि पूरा शहर हजारों फैमिली को पनाह दे सकता था। शहर में नीचे रहने वाले लोगों तक प्रॉपर हवा और वेंटिलेशन पहुंचने के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया था। इसके लिए पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर के शाफ्ट देखे गए, जिसमें आने वाली हवा करीब 8th फ्लोर तक कोई घुटन महसूस होने नहीं देती थी। जबकि अगर आप 8वीं लेवल तक के कमरों को देखेंगे तो वहां तक के पूरे आर्किटेक्चर को ये सोचकर बनाया गया है कि यहाँ लोगों के रहने की और सोने की अरेंजमेंट की जाए। वहीं जो नीचे के लेवल्स हैं उन्हें ज्यादातर चीजों के स्टोरेज के लिए या तहखाने में किसी को रखने के लिए किया जाता होगा। इस तरह यहाँ पर हर तरह की छोटी से छोटी चीजें जैसे कि वाइन, डोमेस्टिक एनिमल्स, यहाँ तक कि पूजा घर और जेल भी बनाए गए थे, जो ये बताता है कि उस जगह पे अगर रहना शुरू किया जाए तो यहाँ के लोग जमीन के नीचे महीने गुजार सकते थे। नाउ दिस वॉज एन आर्किटेक्चर मार्बल, पर इसे बनाया कैसे गया होगा, वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के? इसका आंसर हमें इस एरिया के जियोलॉजी में मिलता है। दरअसल ये पूरा इलाका टर्की के कैपाडोशिया में आता है। दरअसल ये पूरा रीजन टफ रॉक्स का बना हुआ है। टफ बेसिकली एक ऐसे पत्थर होते हैं जो 75 या उससे ज्यादा वोल्केनिक ऐश से बने होते हैं, जिस वजह से ये पत्थर बड़ी ही आसानी से छीनी हथौड़े से टूट जाते हैं। मगर साथ ही ये इतने नाजुक नहीं होते कि ज्यादा बोझ झेल ना सके। बाद में जब पूरे इलाके के अच्छे से खुदाई की गई, टोटल 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज पाई गई थी, जिनमें 40 से ज्यादा शहरों में 2 से ज्यादा लेवल्स थे। बस ये वाली उन सब से बड़ी थी। अगर आप लेवल्स और फ्लोर्स के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जमीन से ऊपरी वाली मंजिल को फ्लोर्स कहते हैं, जबकि जमीन के नीचे मंजिलों को लेवल्स कहा जाता है। फिर सवाल आता है कि इसको क्यों बनाया गया था और आखिर ये गुफा कितनी पुरानी थी और इसका इतिहास कितना पहले तक जाता होगा। जेनोफोन ऑफ एथेंस, जो एक ग्रीक मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने 370 BC में एक किताब लिखी थी जिसका नाम टाइटल्ड एनाबेसिस है और इसे अब तक का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, जिसमें इन गुफाओं का जिक्र किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त से भी काफी पहले ये अंडरग्राउंड शहर बने हुए थे। इसके लिए 2 पॉपुलर सिविलाइजेशन को कंसीडर किया जाता है।
पहली है हिट्टाइट्स और दूसरी है फ्रिजियंस। इनका आंसर हमें इन दोनों के ही बीच में मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब यहाँ पर काफी ज्यादा खुदाई की तब उन्हें यहाँ ढेर सारे हिट्टाइट्स आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो करीब 20,000 BC के आसपास माने जा रहे थे। लेकिन ये आर्टिफैक्ट्स ज्यादातर ऊपरी लेवल्स पर ही मिले थे। ऊपर से जो उस वक्त के आर्किटेक्चर स्टाइल था वो ऊपर के कुछ लेवल से ही मेल खाता था, जबकि बाकी नीचे के लेवल्स की बनावट थोड़ी मॉडर्न समझ में आ रही थी। शायद कि उन्हें आयरन एज में क्रिएट किया गया हो। अब यहाँ पर आता है एक पैराडॉक्स। जैसा कि आयरन एज शुरू हुई थी 1200 BC से और 500 BC के आसपास खत्म हो गई थी, जबकि हिट्टाइट्स 1180 में खत्म हो गए थे। तो फिर इसलिए यहाँ इस लेगेसी को आगे बढ़ाया फ्रिजियंस लोगों ने, एक ऐसे इंडो यूरोपियन जो आयरन एज की शुरुआती दौर में बढ़ रहे थे। और इसका सोर्स भी हमें हिस्ट्री में ही मिलता है, क्योंकि ये अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए फ्रिजियंस ने 1200 BC के आसपास यहाँ छिपे हुए हिट्टाइट्स पे हमला किया था, जिसका जिक्र ए बेटिनी ने अपने मजमून में किया था। जब फ्रिजियंस ने हिट्टाइट्स पर हमला करके उन्हें खत्म किया तब उनको इस अंडरग्राउंड सिटी का पता चला, और साथ ही ये लोग तगड़े आर्किटेक्ट्स भी थे, इसलिए इस अंडरग्राउंड सिटी का मेजॉरिटी पार्ट बाद में उन्होंने ही क्रिएट किया था। और जब फ्रिजियंस यहाँ से चले गए तो आगे का जिम्मा यहाँ रहने वाले क्रिश्चियन ने संभाला। जबकि ये कहानी का अंत नहीं है। एविडेंस बताती है कि इन केव्स को इवन कुछ सेंचुरी पहले तक यूज किया जाता रहा था, जबकि 20वीं सेंचुरी में कैम्ब्रिज के एक लिंग्विस्ट एक बार इस इलाके में आया था। तब उसने खुद अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में लिखा था कि यहाँ रहने वाले लोकल ग्रीक पॉपुलेशन को जब भी आसपास किसी दंगे या नरसंहार की खबर मिलती थी तब वो अपने घर के नीचे बने इस अंडरग्राउंड सिटी में बड़े आराम से चले जाते थे और सारी परेशानियों से बच जाते थे। आपको बता दें कि साल 1919 से 1922 के बीच ग्रीस और टर्किश नेशनल मूवमेंट, जिसे आप वहाँ की स्वतंत्रता सेना कह सकते हैं, उनके बीच ग्रीको टर्किश वार चली। और इस वार के खत्म होने के बाद ये फैसला लिया गया कि जो ग्रीक माइनॉरिटी टर्की में रहते हैं उसे वापस ग्रीक भेज दिया जाए, और जो टर्किश लोग ग्रीस में रह रहे थे उन्हें टर्की में शिफ्ट कर दिया जाए। अब चूंकि उस वक्त ये गुफाएं ग्रीक्स द्वारा ही इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए उनके टर्की छोड़ते ही ये राज भी उन्हीं के साथ ग्रीस चला गया, और साथ ही उन लोगों के मरने के साथ इस जगह की लेगेसी भी खो गई। और अल्टीमेटली सालों तक छिपे रहने के बाद कुछ मुर्गियों की वजह से वापस से साल 1963 में इस लॉन्ग लॉस्ट लेगेसी को ढूंढा गया, जिसके बाद साल 1965 में इसे लोगों के घूमने के लिए खोल दिया गया, और साल 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में डाल दिया गया। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।